स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और आज हम आपको बताएंगे इस शो में कि आज दिन भर बाजार का सेटअप कैसा रहा, कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स में आज एक्शन नजर आया और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर। दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई, इसके बारे में भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मार्केट के एक क्विक रिकैप से। और बाजार में आज हमने देखा कि आज दिन भर एक दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, बट क्लोजिंग जो हुई वो कमजोरी के साथ ही हुई। निफ्टी 17,660 के पास बंद हुआ और इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो सपाट ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इंडेक्स में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था, इनफैक्ट आज कमजोरी ही देखने को मिली लगातार दूसरे दिन भी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भरपूर नज़र आया और खबरों के चलते, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन के चलते हमने देखा जो स्टॉक स्पेसिफिक तेज़ी थी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली और वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो से भी समझ में आ रहा है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब 2 शेयर ऐसे थे जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिन भर था आज बाजार में और आज हमने देखा कि कुछ कुछ सेक्टर्स में अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर आज फार्मा में आज शानदार तेजी थी। जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट देखने को मिली, उसके बाद हमने देखा लुपिन सिप्ला जैसे स्टॉक्स में आज तेजी थी। डिवीज लैब आज का टॉप निफ्टी गेनर था जहां पर की अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स में भी आज काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। रियल्टी इंडेक्स 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका और इसमें डीएलएफ, ओबरा रियल्टी जैसे स्टॉक्स, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स में आज हमने देखा कि शानदार तेजी के साथ आज कारोबार कर रहे थे। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज मजबूती थी डिवीज लैब में। HCL टेक कल की वीकनेस के बाद आज वहां पर रिकवरी थी और 2% ऊपर HCL टेक का स्टॉक भी बंद हुआ और आईटी शेयरों में आज हमने देखा निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी भी नजर आई। इसके बाद नेस्ले भी था आज का टॉप परफॉर्मर और आज FMCG शेयरों में भी अच्छा रुझान हम देख रहे थे। 2% की मजबूती नेस्ले में देखने को मिली और इसके बाद सिप्ला में भी आज शानदार तेजी थी। वहीं कमजोर साइड पर देखेंगे तो पावर ग्रिड नीचे था, आज करीब 2.5% कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा था। इसके अलावा अल्ट्राटेक, अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर करीब 1.5% की कमजोरी थी और अपोलो हॉस्पिटल में भी करीब 1 से 1.25% की वीकनेस आज देखने को मिली और रिलायंस भी आज कमजोर था। तो ये थे निफ्टी में आज कमजोरी वाले शेयर। मिड कैप शेयरों में अगर एक्शन देखें तो आज का टॉप परफॉर्मर था लुपिन, यहाँ पर करीब 3 से 4% की तेजी देखने को मिली। कुछ 2 दिनों के करेक्शन के बाद आज हमने देखा कि अच्छी रिकवरी थी लुपिन में। इसके बाद इंडियन बैंक, IRFC, बायोकॉन जैसे स्टॉक्स में आज काफी शानदार मोमेंटम बना रहा। वहीं मिड कैप स्पेस में लूजर्स की बात करें तो आज टाटा केमिकल में काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। 6 से 7% की गिरावट थी यहाँ पर और खबर भी आ रही थी कंपनी ने अपने जो सोडा ऐश की कीमतें हैं वहां पर 2 से 5% की कटौती की है। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आई और उनका कहना था कि इस कदम से कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ सकता है करीब 15 से 20% का। उसके बाद हमने देखा कि 6% की गिरावट यहाँ थी। टाटा कम्युनिकेशन, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज, ये भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें की हल्की वीकनेस देखने को मिली। तो खबरों का एक्शन भरपूर था आज। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज काफी देखने को मिला। इंडेक्स में तो ज्यादा कुछ हमने एक्शन नहीं देखा, लेकिन अगर उसके बनस्पत अन्य स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करें तो वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली है और ऑफ कोर्स अर्निंग्स सीजन तो चालू ही है, तो अभी इसके बाद एक एक करके नतीजों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और उसी का असर हम बाजार पर भी देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है। लगातार हमारी दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स से बात हो रही है और इसमें निपिंग कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी का कहना है कि बाजार में इस समय बेहद अनिश्चितता का माहौल है। निवेशकों को चुनिंदा शेयरों में निवेश की रणनीति बनानी चाहिए, साथ ही HDFC बैंक पर भी नजर रखने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी सेट तो है ही इंडिया में एट एनी गिवन पॉइंट, लेकिन यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। आप जो ब्रॉडर मार्केट को देखें, निफ्टी को देखें, आप देखिए निफ्टी को पिछले 12 महीनों में निफ्टी करीबन फ्लैट रहा है या आप बोल सकते हैं 2% गिरा हुआ है और 2% इज नीदर हियर नॉर देयर। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आने वाले 6 से 12 महीने में जब तक हमको पता ना चले कि यूएस में रिसेशन हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट, जिसकी असर पूरे विश्व पे पड़ेगी, तो जब हमको ये पता नहीं है उसका जब तक कि उसकी शुरुआत नहीं होती है, मुझे लगता है कि बी स्टॉक स्पेसिफिक। और ये जो मैंने आपको बताया कि 180 स्टॉक ऐसे है BSE 500 इंडेक्स और वो यूनिवर्स में से जहां पे गिरावट 30% से ज्यादा है,
तो उन पे फोकस कीजिए। वहां पे भी इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म, मैं आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 6 महीने में रिटर्न देंगे, लेकिन 2 या 3 साल तक जो आपको होल्डिंग करनी हो, तो दिस वुड बी अ गुड टाइम टू स्टार्ट अक्यूमुलेट। हमारे फंड में एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक तीनों हैं। और तीनों में मुझे हम वी आर कॉन्फिडेंट ऑन ऑल थ्री। ऐसा नहीं है कि वन इज वीकर और वन इज स्ट्रॉन्गर। सवाल ये होता है कि एचडीएफसी बैंक का, और स्पेसिफिक टू एचडीएफसी बैंक मैं ये बोलूंगा कि जब ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का, तो बाय मार्केट कैप एचडीएफसी विल बी विश्व की 8वीं लार्जेस्ट बैंक। और जब ये होगा, $180 बिलियन का एस्टिमेट है, 180 बिलियन या 200 बिलियन जो भी है, जब ये होगा मुझे लगता है कि जो एफआई ओनरशिप आज में जो हेडरूम है, वो हेडरूम नहीं रहेगा एफआई की। मुझे लगता है कि आने वाले 18 से 24 महीनों में, इफ नॉट सूनर, काफी एफआई का इन्वेस्टमेंट ये इन द न्यू एचडीएफसी बैंक इसमें आएगा। और उसके वजह से मुझे लगता है कि ये आप देखिए पिछले करीबन 24 साल से लगातार इट हैज बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, वेदर इट इज 18% या 21%, 18 या 21% रेवेन्यू ग्रोथ, टॉप क्लास नेट एनपीए कंट्रोल। मतलब इन ऑल रिस्पेक्ट्स ये बैंक हैज डन फिनोमिनली वेल फॉर इन्वेस्टर्स। और मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल तक भी ये बैंक लगातार इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देती रहेगी। और अब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। FY23 में रियल्टी में रिकॉर्ड स्तरों पर बिक्री हुई। इस पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, रियल एस्टेट सेक्टर फोकस में है, आज का टॉप सेक्टोरल गेनर है। और आइए देखते हैं कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जो रियल एस्टेट के फेवर में आ रहे हैं। सबसे पहले उनके जो सेल्स का अपडेट आया था Q4 और FY23 में, उसमें हमने देखा है कि सारे ही रियल एस्टेट प्लेयर्स ने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर सेल रिपोर्ट किए हैं FY23 में। इनफैक्ट अगर हम उनकी सेल्स गाइडेंस को देखें तो मैक्रोटेक और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने अपनी फुल ईयर गाइडेंस को मीट तो किया, मगर उनके पार चले गए हैं। इसके अलावा इन्वेस्टेक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओबरॉय रियल्टी अपने फुल ईयर गाइडेंस अचीव करेंगे, मगर सनटेक से एक मिस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर हम रियल एस्टेट के सब सेगमेंट्स पर अगर फोकस करते हैं तो जनरली अगर हम देख रहे हैं कि हायर इंटरेस्ट रेट्स के चलते अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पर इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट उनका जो सेल्स शेयर है वो 42% से गिरकर 31% पर आ गया है। और इसके ठीक विपरीत अगर हम देखें तो अपर और मिडिल हाउसिंग सेगमेंट में जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। यहाँ पर जो उनका परसेंटेज ऑफ सेल शेयर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इन दोनों सेगमेंट में। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रियल एस्टेट ट्रेंड्स हैं जो पैन आउट हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है और इनफैक्ट जो उनके पास ओल्ड इन्वेंट्री है सारे डेवलपर्स के पास, वो सारी घटती हुई नज़र आ रही है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि प्राइस इंक्रीजेस भी हो रहे हैं सारे मेजर मार्केट्स में। और इनफैक्ट अगर हम ये क्वार्टर को कंसिडर करें, जैन से मार्च वाला क्वार्टर, वो 5th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पर हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है प्राइसेस में। रेजिडेंशियल लॉन्चेस की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है, 1.5 टाइम्स है प्री कोविड एवरेजेस के मुकाबले। क्वार्टरली सेल्स हालांकि फ्लैट रहे हैं सारी ही मेजर मार्केट्स में, मगर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बनता है कि सेल्स में डिक्लाइन नहीं आया है हायर इंटरेस्ट रेट्स के बावजूद, एक्सेप्ट एनसीआर रीजन। तो ओवरऑल अगर हम देखें काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस में। और इसी के चलते निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में हमने देखा है करीब 9% से अधिक की बढ़त हमने देखी है। और इनफैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ, खासकर ये दोनों काउंटर्स निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आईटीसी की। और आईटीसी में हमने देखा कि शेयर पिछले 1 साल में जोरदार तेजी देखने को मिली है। आईटीसी में शेयर में क्या है तेजी के ट्रिगर्स, मौजूदा स्तर से वैल्यूएशन कैसे दिखाई दे रहे हैं, पूरी डिटेल्स के साथ विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए। एब्सोल्युटली। तो बात करते हैं पहले तो जो की ट्रिगर्स है, क्योंकि आईटीसी का जो स्टॉक है वो डबल हो चुका है। ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर के टाइम पीरियड में ही स्टॉक डबल हो चुका है। और कल देखें तो 400 का जो लेवल था उन्होंने टच किया था, उसका ऑल टाइम लेवल था। तो की ट्रिगर्स की पहले बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉक मूव तो स्ट्रॉन्ग है। फैक्टर्स क्या है, एक तो स्टेडी परफॉर्मेंस और स्टेलर ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ, मतलब 10% से ज़्यादा की ग्रोथ कंटिन्यू हुई है उनके नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस के लिए। तो एफएमसीजी बिजनेस ग्रो हो रहा है। सिगरेट बिजनेस में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी है। आगे
आगे जाते हुए भी एक्सपेक्टेड है कि ये जो रिकवरी है सिगरेट बिजनेस में वो काफ़ी अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रिकवरी आगे जाते हुए भी एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा बात करते हैं होटल बिजनेस की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वहाँ पे भी है, एक्सेलरेटेड ग्रोथ वहाँ पे भी दिखी हुई है और उनके पेपर बोर्ड बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। कमोडिटी प्राइसेस अभी सॉफ्टनिंग हो रहे हैं, वो इन्फ्लेशन तो जो कमोडिटी प्राइसेस से था वो थोड़ा कम होते दिख रहा है, तो कमोडिटी प्राइसेस का भी बेनिफिट रहेगा आईटीसी के लिए आगे जाते हुए। और ओवरऑल टैक्सेस जो इम्पोर्टेंट होते हैं, सिगरेट्स पे जो टैक्सेस लगते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी स्टेबिलिटी रही है। लास्ट कपल ऑफ बजट से देखें तो कुछ टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ है और ये स्टेबिलिटी की वजह से आईटीसी को भी टैक्सेस पे स्टेबिलिटी दिख रही है और उसकी वजह से ये एक सपोर्ट रहता है और कर्ब करता है, स्टॉप करता है जो इलिसिट सिगरेट बिजनेसेस है उसको स्टॉप कर रहा है और उसकी वजह से ये बेनिफिशियल होता है सिगरेट बिजनेस के लिए, आईटीसी के लिए। वैल्यूएशंस की बात करें, पी वैल्यूएशंस देखते हैं तो कंपनी का जो 23 to 25 टाइम्स है अप्रॉक्सीमेटली FY24 पी की 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखें तो वो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन वहाँ पे भी है। कंपेयर टू अदर पीयर्स आईटीसी की वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी सस्ती है, तो यस वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे रहता है। और उनकी एसओटीपी वैल्यूएशंस भी देखें तो सिगरेट बिजनेस है 58% अभी मार्केट वैल्यू दे रहा है सिगरेट बिजनेस को इन टर्म्स ऑफ एसओटीपी वैल्यूएशन, तो काफ़ी बड़ा वैल्यूएशन वहाँ पे आता है। FMCG बिजनेस 26 टाइम्स है और होटल बिजनेस है 26% है और होटल बिजनेस है 4%। तो एसओटीपी वैल्यूएशन भी ऐसे ब्रेकअप हो रही है जहाँ पे सिगरेट और FMCG को ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी दिया हुआ है मार्केट ने। एनालिस्ट भी बिलीव कर रहे हैं कि ये 400 जो प्राइस है अभी भी पर आईटीसी काफ़ी अट्रैक्टिव अभी भी लग रहा है। वैल्यूएशन वेदर पी देखे, एसओटीपी वैल्यूएशन देखे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर की और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेजी आज दिन भर देखने को मिली। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस JP मॉर्गन का बुलिश नजरिया इस सेक्टर पर नजर आ रहा है। क्या कुछ निकल कर आया इस रिपोर्ट में, बताने के लिए सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए। JP मॉर्गन ने अपने रिपोर्ट में 5 रीजंस दिए हैं जिनकी वजह से वो अभी काफ़ी पॉजिटिव हो चुके हैं पूरे फार्मा सेक्टर पे। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि वो कह रहे हैं कि जो इंडिया का जो पोर्टफोलियो है ड्रग्स का, वहाँ पे हाईएस्ट प्राइस इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशंस है ये साल। अप्रैल ऑनवर्ड्स जो NLEM पोर्टफोलियो है उसमें करीब 12% का हाइक आ सकता है, कंपनीज ले सकती है, जो कि सबसे बड़ा हाइक होगा इस सेगमेंट में। और नॉन LEM पोर्टफोलियो में 10% का हाइक लेना तो उन्हें गवर्नमेंट ने पहले से ही अलाउ कर रखा है। अब मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल में अगर हम देखेंगे तो मार्जिन्स पे काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, क्योंकि यूएस में प्राइस इरोजन हो रहे थे और जो इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल है उनके भी प्राइसेस बढ़ चुके हैं। बट अब ये दोनों ही चीज़ फेवरेबल हो चुके हैं फार्मा कंपनीज के लिए। यूएस का जो प्राइस इरोजन देखने को मिल रहा था वो अब मॉडरेट हो चुका है और इनपुट और रॉ मटेरियल कॉस्ट के प्राइसेस भी सॉफ्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स के कारण जो मार्जिन्स है उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है हमें इस साल। उसी के साथ JP मॉर्गन ये भी कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक गेन्स देखने को मिल सकते हैं यूएस मार्केट में, क्योंकि ड्रग शॉर्टेजेस वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं और सप्लाई डिसरप्शंस भी हो रहे हैं। तो इस कारण जो इंडियन फार्मा कंपनीज हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है इसका। और आखिर में वो ये कह रहे हैं कि जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी रीजनेबल हो गए हैं स्टॉक्स के। निफ्टी फार्मा इंडेक्स का जो वैल्यूएशन है, अगर आप निफ्टी 50 से देखेंगे जो कि इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स है, तो उसके सामने वैल्यूएशंस कम है और जो अर्निंग्स कैगर एक्सपेक्टेशंस है FY22 से FY25 का वो करीब 20% का है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वैल्यूएशंस काफ़ी कम है फार्मा कंपनीज के। अब वो 2 फार्मा कंपनीज पे सबसे ज़्यादा बुलिश है। पहला तो सन फार्मा, क्योंकि डोमेस्टिक फ्रेंचाइज काफ़ी सॉलिड है, रैंप अप देखने को मिल रहा है स्पेशलिटी सेगमेंट में, और जेनरिक सेगमेंट को लेके जो एक्सपोजर है वो कम कर रहे हैं और वैल्यूएशंस भी काफ़ी रीजनेबल है। सिप्ला उनका सेकंड टॉप पिक है, क्योंकि जो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है इंडिया बिजनेस में वो काफ़ी कमेंडेबल है। यूएस में काफ़ी की प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो भी काफ़ी फेवरेबल हो गया है सिप्ला के केस में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।